बरेली में मैं आर्मी स्कूल में पढ़ रहा था जब सिर्फ एक ही फितूर था कि फौज में जाना है। 2001 में ये एक जो बैंडो बॉयज नाम की एंटिटी है उसकी बहुत जोर से दस्तक हुई मेरे दरवाजे पर वो सिलसिला जो है वहां से शुरू हुआ। पैसा जो है एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में जैसे ही आता है ना तो इतने सारे पर्सपेक्टिव आप बदल जाते हैं। 94 में 25,000 सैलरी बहुत बड़ी बात है। मेरे बैच के ही लड़के हैं सब, हिमांशु मलिक है, अर्जुन रामपाल है, प्रियांशु चैटर्जी, अच्छा, डीनो मौर्य, अरे हम वाह। लोग सब एक ही बैच के हैं। Such a lot of good-looking We people. were the last of the Mohicans. Seriously, yeah. I was in chronic depression. It was like one man standing in a dark space. I surrendered to Mahakal. I drew all the strength from there. तो मेरा नाम इतना बड़ा था. As a model, 2005 or 6, they spent about 5 crores on just one hoarding across the country with my face on it. You worked in Hollywood also, यार. और मुझे फोन आ गया कि you are flying to Shanghai now. यार नंबर दे दो यार. यार तुम नंबर दो. मुझे मेरी पहली फिल्म मिली 1999 में जिसमें आई वाज लॉन्च्ड एज अ पैरेलल लीड विद अक्षय। तो जब वहाँ पहुंचे उस जगह देखा बहुत अलग अलग तरह के लोग और मतलब कपड़े वपड़े बेहतरीन पहने हुए हैं। मैं जैसे घुसा हूं तो मैं ऐसा हो गया था, मैंने कहा ये क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जवाब तो हम लोग दे ही देते हैं लेकिन जो सवाल पूछने वाला होता है वो बहुत कुछ कर सकता है। जो डिफरेंस है दुनिया में वो सवाल पूछने से आता है, जवाब से नहीं। आज मैं मिला एक अभिनेता से, गायक से, मॉडल से, रियलिटी टीवी पार्टिसिपेंट से. His heart still throbs his own way. Absolutely. नमस्कार, स्वागत है आपका टू विथ आशीष. आज सुधांशु पांडे. धन्यवाद आशीष भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। स्वागत है. तो पता है मैं जल्दी से नाम क्यों ले लेता हूँ? क्योंकि वैसे ही थंबनेल पे लोगों ने देख लिया है. अब क्या करना है, आज हम एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो जिनका चेहरा आप पहले से देख. थंबनेल शब्द बड़ा डरावना हो गया है आजकल। मतलब थंबनेल पे कुछ भी आ सकता है. लोग जीते हैं थंबनेल के लिए, है ना? अजीब बातें बोलने लगे आजकल लोग थंबनेल के नाम पे। तो आज काफी सारी बातें होंगी. शुरुआत कहाँ से बंधु? जहाँ से आप चाहें, जो जानना चाहें, तो अपनी Fantastic. तो अपना जीवन बड़ा। हाँ, जी जी जी. तो वेयर आर यू फ्रॉम? तो बड़ा मिक्स्ड थोड़ा सा कल्चर है। मेरी पैदाइश हुई यूपी में एक शहर में, बहुत छोटा सा कस्बा है एक्चुअली, उसका नाम है बदायूं। बधाई. अब वो बदायूं का जब भी मैं रेफरेंस किसी को देता हूँ तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, ऐसा एक बहुत बड़े राइटर हुए थे, लेखक थे, जिनका नाम था शकील बदायूं। बधाई. तो ये वही बदायूं है जहाँ पे मेरी पैदाइश थी। वाह. हम लोग हैं ओरिजिनली उत्तराखंड के। अच्छा. पिताजी और उनका परिवार जो है वो उत्तराखंड अल्मोड़ा से आता है। अच्छा. और मेरे जो दादा के फादर यानी मेरे परदादा जो थे वो अल्मोड़ा से एक वक्त पे शिफ्ट हो गए गोरखपुर। अच्छा. और गोरखपुर तो अब खैर सुर्खियों में रहता ही है क्योंकि सीएम साहब बाबा जी वहाँ के हैं। और वो भी उत्तराखंड के हैं। अच्छा. लेकिन गोरखनाथ मठ में पढ़े लिखे हैं। और हम लोग भी उत्तराखंड के और हम लोग भी गोरखपुर में थे। तो क्योंकि पापा रेलवे में जॉब कर रहे थे, अच्छा. तो हम लोग का ट्रांसफ़र होता था लेकिन उसी दायरे में रहा शुरू से। यूपी के उस दायरे में. यूपी में। और तब तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश था ना, हाँ, बड़ा था. काफी बड़ा था. तब उत्तराखंड अलग नहीं था। Correct. उत्तराखंड और यूपी है तो हाँ, उस वक्त तो यही बोलते थे कि हम यूपी के हैं। हाँ. तो बदायूं से फिर मेरे ख्याल से बहुत छोटा ही था मैं, 4 साल का या 5 साल का, तब हम लोग नैनीताल चले गए। अच्छा. और नैनीताल रहे। फिर नैनीताल का एक फुट हिल है काठगोदाम, काठगोदाम. हाँ, वहाँ तक ही ट्रेन जाती है मेरे ख्याल से. लास्ट रेलवे राइट स्टेशन। राइट. बड़ी बड़ी सुंदर सी जगह है, छोटा सा एक काठगोदाम नाम भी है. काठगोदाम। काठ यानी लकड़ी, काठ यानी लकड़ी, लकड़ी का गोदाम यानी काठगोदाम। तो काठगोदाम में रहा, नैनीताल में रहा, फिर काठगोदाम, फिर नैनीताल, फिर बीच में कुछ समय के लिए हम लोग एक शहर गए थे बरेली। वाह, ये बांस बरेली. बांस बरेली। क्या बात है.
नॉट रायबरेली। बांस बरेली। वहाँ के राजा के 2 पुत्र थे, बांसदेव और बरेल देव। तो बरेल देव के नाम पे बरेली पड़ा है। क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो आज पता चला। हाँ, और वहीं से कहावत बनती है, वो उल्टे बांस बरेली को। तो वो एक पूरा किस्सा है, कहानी है कि कैसे दोनों गए थे फिर वापस आए। ओके, उल्टे बांस बरेली को। ओके, क्या बात है, लौटे। हाँ, वाह वाह वाह। तो ये उस बरेली में रहा मैं। और बरेली में मैं आर्मी स्कूल में पढ़ रहा था जब मेरे ख्याल से 9th-10th मैंने आर्मी स्कूल से किया, और सिर्फ एक ही फितूर था कि फ़ौज में जाना है, आर्मी में जाना है, क्योंकि देश की सेवा करनी है। हर फ़ौज में जाने वाले का एक ही वो रहता नारा है, तो वहाँ पढ़ा। और उसके बाद फिर एक और कॉन्वेंट स्कूल में था मैं, 11th-12th। वहाँ स्कूल बोलते हैं, कॉलेज नहीं बोलते हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होता है। अच्छा, 11th-12th को यहाँ पे फर्स्ट ईयर जूनियर नहीं पर हमारे टाइम पे तो स्कूल ही हुआ करता था। हाँ, तो दरअसल वो यहाँ पर आके हाँ, कुछ confusion। बम्बई में, हाँ बम्बई में उसको 10th के उसके बाद FYJC FY और हाँ SYJC और JC ये होता है। ये सब। तो वो किया और फिर वापस नैनीताल चले गए। और नैनीताल में जब था तो मुझे ये मॉडलिंग वाला जो था, एक अचानक कुछ ऐसी जुगत बैठ गई कि कुछ ऐसा योग बना कि एकदम से जो है 19 साल की उम्र में मुझे मेरा पहला कैंपेन एक ऑफर हो गया लिंटास एजेंसी से। While you were इन नैनीताल, in Nainital, आई हैड गॉन एक्चुअली, मैं गया था दिल्ली। एक जितनी अपनी समझ थी उसके हिसाब से हमने एक फ़ोटोशूट करवाया। एक सज्जन थे वहाँ पे, उन्होंने फ़ोटोशूट किया, फ़ोटोज़ अच्छी आई। अब मुझे तो समझ थी नहीं कि अच्छी या बुरी, मुझे तो अपनी शक्ल पता थी। वो शीशे में देखता आदमी, तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे अरे यार क्या कमाल की शक्ल है भाई तेरी, है ना। मेरी शक्ल है और किसी और को पसंद आएगी। हाँ, किसी और को तो इसका मतलब फोटो अच्छी है। तो मतलब तो आदमी सीरियसली लेता है। तो फोटो खिंच गई, लिंटास एजेंसी में चली गई, 2-4 और एजेंसीज में गई। और मुझे मेरी ज़िंदगी का पहला कैंपेन मिला भीलवाड़ा शूटिंग्स, जो 94 में रिलीज़ हुआ था। और वो जो प्रिंट आया था उसका, वो था टाइम मैगज़ीन के सेंटर स्प्रेड। तो in 94 I shot to the top league in this country in one go। और एक ऐसा लड़का जो मध्यम वर्गीय परिवार से आता हो और जो नैनीताल में रह रहा है, जिसने एक तस्वीर खिंचवा ली दिल्ली जाके। हाँ, और उसे पता नहीं वो कैसे लिंटास के दफ्तर में पहुंची। सीधा बीच समुंदर में जो है वो द बिग बैड वर्ल्ड ऑफ फैशन, एकदम समुंदर के बीचों बीच जो है छलांग मारी मैंने। तो ऐसे जो है अपने जीवन का लिटरली आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ ने एक फास्ट फॉरवर्ड लिया। हाँ, मतलब वो तो फास्ट फॉरवर्ड भी कहना उसको बड़ा पेस एकदम ही अलग हो गया। मुझे लगता है कि वो जो वो क्या बोलते हैं, वो जो जहाँ से उत्पन्न हुआ था पूरा ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी ना। हाँ, तो ये एक वैसा वाला था। ये वैसा वाला था। दैट मोमेंट, एक विस्फोट था, ये विस्फोट था वो, द बिग बैंग। And suddenly out of nowhere, I was everywhere. you are everywhere. और जब when you are everywhere, when you are seen, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, क्या क्या होना शुरू हुआ तब? कुछ ऐसे एहसास जो कभी पहले नहीं हुए थे। नहीं हुए थे। बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। पहली एक तो ये कि जहाँ आप ऐसे सिक्योर्ड से एटमॉस्फेयर से आए कि आपको मोहल्ले से, अगर आप एक, वैसे माँ बाप ने बड़े प्यार से पाला, ऐसा नहीं, ख़ानदानी लोग थे हम लोग, लेकिन वो होता ना कि एक माइंडसेट है अपना कि यार चवन्नी के लिए भी माँ से 10 बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि एक चवन्नी चाहिए, है ना, 25 पैसे मांगे, 10 पैसे मांगे। तो उसके लिए जैसे पतंग खरीदने के लिए जब बचपन में मम्मी से भीख मांगनी पड़ती कि 5 पैसे दे दो, मैं छोटा वाला वो पौवा लूँगा जाके। वो जो छोटा वाला, जो छोटी वाली पतंग होती, सबसे छोटी वाली होती, तो उसके लिए भी भीख मांगनी पड़ती थी माँ से। फ्रॉम लिविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ एंड सिक्योर्ड, ऐसा नहीं है कि अपना मतलब स्कूल ले जाने के लिए एक स्टाफ का आदमी रहता था, लाने ले जाने के लिए वो सब, तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी कि घर में गाय पल रही हैं, गाय का दूध मिलता है, घर में सब्जियां उग रही हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, फूल वूल भी सब वहीं उग रहे हैं, तो बागवान जी भी हैं। हाँ, है ना, क्या बात वो भी रहते थे। तो जीवन बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है, लेकिन पैसा जो है एक ऐसी चीज़ है जो
आपके जीवन में जैसे ही आता है ना तो इतने सारे पर्सपेक्टिव आपके जो बदल जाते हैं सडनली मुझे। अच्छा 94 में 25,000 सैलरी बहुत बड़ी बात थी। क्या बात कर रहे हैं यार, 25,000। हाँ, और वो भी ये बोल के कि हमारा इस साल बजट ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो इतने बिल भी ओके। तो मैं तो पहले तो फ्रीज हो गया था। मैं बहुत देर तक फ्रीज रहा। तो वो एक्चुअली कहा कि उन्होंने मुझसे 25,000 दोबारा ये सवाल पूछा कि आर यू ओके। मतलब 25,000 आप मुझे देंगे? हाँ, एग्जैक्टली। तो ये यही पर्सपेक्टिव है ना कि अब वहाँ से इस तरफ आके आप मुझे दे रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि नहीं सर, इट्स ओके, मेरा पहला कैंपेन है तो आई एम ओके। तो मैंने किसी तरह से अपना जो है थूक निगला और उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और वहाँ से जो है जीवन की कहानी शुरू हुई। मेरा फर्स्ट कैंपेन मैंने शूट किया था अशोक सेलियन साहब के साथ, जो लेजेंडरी एकदम फोटोग्राफर। अशोक सेलियन के साथ कैंपेन स्टिल शूट किया। फिर श्याम रमन्ना करके एक एड फिल्म मेकर थे, आपको पता होगा, एक साइंटिस्ट थे राजा रमन्ना, नोबेल प्राइज। तो श्याम उनके सुपुत्र थे। और श्याम ने हिंदुस्तान में पहली बार सीजी किया था। तो ही पायनियर्ड, अगर आपको वो एड याद होगा जिसमें वो एक बाइक जो है चीते में बदल जाता है, वो पहला सीजी एड जो था इंडिया का, वो श्याम ने ही बनाया था। बाप रे, कितने ग्राफिक आर्टिस्ट रहे होंगे। अनबिलीवेबल। हाँ, मतलब वो सीजी था वो, या वो ग्राफिक आर्टिस्ट ने उसने। अरे क्या बात है, श्याम रमन्ना। ओके, ऑफ कोर्स मैं उनके नाम से परिचित हूँ। So that is who I shot my first commercial with, and that was a movie commercial. no, as in a television commercial. moving Yeah, picture commercial. Correct. So the still the campaign and the ad film. तो मैं at this point itself I want to go back to that time, क्योंकि अभी तुमने कहा ना कि वो पैसे भी मांगने पड़ते थे। Just to let you know कि ये हमारे शो है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, बट टुडे सुधांशु इज नॉट टू वेल। वो नॉर्मली एकदम अपने आप को फिट रखते हैं, बट नॉट टू वेल, इसलिए आज वो खाएंगे नहीं, इसलिए अभी दवा ले रहे हैं। बट आई एम सो ग्लैड दैट इन स्पाइट ऑफ दैट ही हैज कम फॉर द शो। सो रियली I couldn't have missed your show for sure. I've been looking forward to this. really appreciate that. So तो I just want to go back to अभी आपने कहा सुधांशु कि पैसे मांगने पड़ते थे वहाँ से। मुझे याद है हम जिस दौर में बड़े हुए, मेरे दौर की मैं बात कर रहा हूँ, कि तब पॉकेट मनी ना, पॉकेट मनी बोल के कोई चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि माँ बाबा हर चीज़ का ख्याल रख लेते थे। और तब कुछ पॉकेट मनी का सिलसिला शुरू हुआ था। और मुझे याद है मेरा पहला पॉकेट मनी था वो 10 रुपये महीना था। अरे बाप रे, है ना, आप बहुत अमीर घराने के, है ना, मतलब 10 रुपये महीना, मतलब काफ़ी लेट मिलना शुरू हुआ था। मैंने कहा कि वो देख, फिर वहाँ ने ऐसे करके 10 रुपये, अब मुझे पता नहीं वो 10 रुपये ही था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ। हम तो इतने भोले थे कि हमारे जो रिश्तेदार भी आके दे जाते थे ना, वो भी घर में, वो भी मम्मी को दे देते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो याद है उस वक्त पर पैसे की बहुत कीमत थी। मतलब वो लोग सच, हमारे माँ बाप शायद यही हमको कहते थे कि तुम्हें खिला पिला रहे हैं, चीज़ को ज़ाया मत करो। और माँ, मुझे याद है सालों तक जो पैसे रखती थी ना घर पे, वो एक नोटबुक में रखती थी और ऐसे अच्छा हाँ ये देखो ये 20 रुपये हैं, जाके एक, मतलब उससे कड़क रहते थे। एग्जैक्टली, वो उसके अंदर। तो वो एक माहौल जहाँ पर सचमुच पैसे को, अगर पैसा गिर जाए इसको माथे पे लगाया जाता था से लेकर, जिसमें कम था उसकी बहुत इज्जत होती थी। आपने जो अभी शब्द बोला ना, ये एक्चुअली यही मेरी थ्योरी है। जो मुझसे लोग पूछते हैं ना, आपने बोला माहौल। मुझसे बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं या माँ बाप को, आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। तो मैं सबको यही चीज़ समझाता हूँ कि सिखा कोई नहीं सकता है किसी को। आप सिर्फ ऐसा माहौल पैदा कीजिए उनके आसपास, जिस माहौल से वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर सके। मैं अगर मेरे घर में पूजा पाठ हो रहा है, रोज़ मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है, मेरी वाइफ करती है, मैं करता हूँ, घंट ध्वनि होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, सब एक जो होता है पूजा वाला। अब मेरे दोनों बच्चे जो हैं, वो जब से जन्मे हैं तब से उनके सामने ये चल रहा है, और कानों में वो ध्वनि आ रही है।
तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो उनके एक सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप निकाल नहीं सकते। करेक्ट, अगर मैं उनके बड़े होते होते उनको ये बोलता कि तुम्हें पूजा पाठ करना है, करना चाहिए, तो उनको नहीं समझ में आता है। आपको अपने बच्चों की अगर अच्छी परवरिश करनी है तो आपको वो माहौल देना पड़ेगा उनको। आप उनको बोल के नहीं समझा सकते कभी भी। माहौल पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो आपने शब्द बोला बिल्कुल सही कि हमारे आसपास माहौल ऐसा था, और क्योंकि हमारे बाय गॉड्स ग्रेस माँ बाप और सब इतने हम लोग के अच्छे थे, हमको ऐसा माहौल दिया कि हम लोग इन सब चीज़ों की बहुत वैल्यू बचपन से ही समझ के आगे बढ़े। करेक्ट। वैसे तो उस माहौल से निकलकर जब आप एक ऐसे माहौल में पहुंचे जहां चकाचौंध है, जहां पर नाम के पीछे लोग दौड़ रहे हैं और सडनली आप एनोनिमस से आप फेमस हो गए हैं, क्या फर्क लगा आपको? ज़मीन आसमान का। एंड इट हैज कम सडनली। सडनली, ओके, ज़मीन आसमान का। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत लकी था कि मुझे कभी भी ना ये गुमान हुआ नहीं कि मैं क्या बन गया हूं। अच्छा, मैं उस चीज़ को एंजॉय बहुत करता था कि कोई आ रहा है, मिल रहा है, हाँ, पहचान ऑटोग्राफ्स ले रहे हैं। अच्छा, वो फ़ोन का ज़माना तो था नहीं, ऑटोग्राफ का जमाना था। तो लोग अपनी अपनी डायरीज लेके आते थे या पेपर लेके आते थे। कोई अपने हाथ पे लिखवाता था, है ना, तो कोई नोट लेके आते थे, उस पे लिखवाते थे। तो वो ऑटोग्राफ्स जब लेते थे तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। लेकिन मुझे इस चीज़ का गुमान नहीं था कि मैं क्या हूँ। आप समझ रहे हो? आई यूज्ड टू एंजॉय द प्रोसेस, बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी बुद्धि इतनी ज़्यादा उस वक्त डेवलप नहीं थी कि मैं इस चीज़ को बहुत ऑब्जेक्टिवली देख पाऊँ कि मैं क्या बन गया हूँ। इंटरेस्टिंग, है ना? मतलब कोई और कह सकता है कि मेरे अंदर इतनी समझ थी कि मैं डिस्टेंस कर पाया। आप कह रहे हैं मैं इतना नासमझ था इतना नासमझ कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ। वाह। तो उस चीज़ ने मुझे शायद बचा लिया, या मैं ये भी कह सकता हूँ शायद मेरा ये प्रारब्ध है। ये मेरा मुझे लग रहा है ये मेरा कार्मिक एक वो है प्रारब्ध कि मेरे अंदर कभी भी इस तरह का कोई किसी भी तरह का गुरूर जगह नहीं है। जगह ही नहीं है, तो मतलब वो है ही नहीं सिस्टम में, तो शायद कभी आया नहीं। क्या बात है। मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँगा। मैं जब दिल्ली से मुंबई आया और माँ बाबा बहुत प्यारे, जिनके घर में हम बैठे हैं, टचवुड, ये वो टेबल है जहाँ पर 1900 ये मेरे ख्याल से 1975 या 80 से ये टेबल हमारे घर में थी, लक्ष्मी नगर में, जिस टेबल पर बैठ के हम लोग ये सोचिए शो कैसी करते हैं। कितनी अच्छी इसकी कैसी ऊर्जा होगी इसकी, कितना प्यार और और ये माँ बाबा की किताबें हैं जिसके बैठ के। टचवुड। तो मैं जब बम्बई आया और मैं काम करने लगा और मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा था जिनको मैंने सिर्फ पर्दे पर देखा था, है ना, ऐसे बड़े बड़े नामों के साथ। बट वन थिंग हैपेंड सुधांशु, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कि मैं कभी स्वे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे हीरो थे माँ बाबा। वो सिंपल लोग जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, तो मेरे हीरो तो वो थे। और आई कुड इन दैट वे आई से दैट ओह आई एम मीटिंग सम वेरी सक्सेसफुल पीपल, बट माय पेरेंट्स आर अमेजिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अनजाने में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दैट वुड हैव प्लेड फॉर यू, कि आप देख रहे हैं कि लोग सडनली आपको पहचान रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप उन लोगों के जो सब आपने एब्जॉर्ब किया था उस माहौल में, सादगी का माहौल, वही मैं बोलने वाला अच्छाई का माहौल, वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करता रहा। था। मुझे लगता है कि जो जिस सादगी से हम लोग बड़े हुए ना, वो सादगी क्या होता है, वो आपके आपके अंदर ना एक आध्यात्म की तरह पनपता है। सादगी जो है ना, वो इंसान के अंदर एक आध्यात्म होता है, मुझे ऐसा लगता है, और वो चीज़ आपको ना एंकर करके रखती है। तो आप अलग अलग माहौल में जाएंगे, जैसे मैं भी उस माहौल में जब गया हूँ, तो दिल्ली में मैंने पहली बार तो
तब डिस्कोथेक बोलते थे हम लोग। डिस्कोथेक, एग्जैक्टली। नाइट क्लब नहीं बोलते, पूरा, हाँ, डिस्कोथेक। डिस्कोथेक, तो एग्जैक्ट। डिस्कोथेक गए पहली बार जब मैं अंदर गया हूँ। घुंगरू घुंगरू में क्या गया? नहीं, मैं हाँ घुंगरू में गया, और एक वो अपना 22nd माइलस्टोन था ना उधर, अरे अपने गुड़गांव गुड़गांव में। हाँ, 32nd माइल, 32nd 32nd not 22nd, माइल, 32nd माइल, हाँ। तो उसका अच्छा हम लोग गए, तो मैं जब हम लोग काफी ग्रुप था, तो मैं आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं रोहित बाल जो डिजाइनर, ही वाज माय मेंटर आल्सो, यू नो, बिकॉज़ आई डिड माय फर्स्ट शो विद हिम, स्टार्टेड माय फैशन करियर विद हिम। तो जब वहां पहुंचे उस जगह, देखा बॉस बहुत भीड़ है, अलग अलग तरह के लोग, और मतलब कपड़े वपड़े बेहतरीन पहने हुए हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं तमाम तरह की। उस वक्त मर्सिडीज BMW बहुत बड़ी बात होती थी, तो बड़ी तादाद में खड़ी होती थी। मर्सिडीज ज़्यादा होती थी। मर्सिडीज बहुत होती थी। तो दरवाज़ा खुला और ऐसा ठंडा भपका आया बाहर, और अंदर अंधेरा, लेकिन फिर भी लाइट आ रही है जा रही है। तो मैं जैसे घुसा हूँ तो मैं ऐसा हो गया था, मैंने कहा ये क्या है भाई। फिर एकदम से पीछे से ऐसे लाइट आई, तो पलट के देखा तो इधर एक बड़ी सी क्रिस्टल बॉल लगी हुई थी, उस पर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो वो जो इनिशियल जो 5-10 मिनट थे, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ आया हूँ। तो वो अच्छा, उसका एक अपना एक ऑरा है, उस ऐसी जगहों का एक अपना ऑरा होता है, क्योंकि लोग ऐसी जगहों पे जो है इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, है ना। और वो म्यूजिक भी वैसा होगा। तो हर भाव जो है, जितना भी भाव होता है इंसान के अंदर, वो बहुत इन्हेंस्ड होता है उसमें। तो उसकी एनर्जी बहुत अननर्विंग होती है, क्योंकि सबका एनर्जी बहुत, एक सब लोग बढ़ रहा है, और थंपिंग आ रहा है, हर चीज बढ़ रही है, एंड यू सीम टू बी, आप क्या इस सिंक में आना चाह रहे हो? हाँ, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके हार्ट बीट को भी बढ़ा रहा है। हाँ, बढ़ती थी वो तो घुसते ही बढ़ गई थी वहाँ पे। Exactly, हाँ, तो वो तो खैर ऐसा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ ये समझ में नहीं आया एक्चुअली। लोगों के साथ गए, सब इधर उधर देखा, समझने की कोशिश की कि क्या होता है। बार बोलते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे बहुत सारा अल्कोहल रखा होता है, उसको बार कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने समझना शुरू किया। तो ये माहौल जो है ना, ये माहौल ऐसा माहौल होता है कि वहाँ पे आप अचानक जहाँ से आते हैं उसको भूलने का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है ऐसी जगह, है ना? इसकी आदत पड़ने की, हाँ, कि आपकी जड़ें उखड़ सकती हैं वहाँ। लेकिन अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो आप कितना भी सोए हो जाएं, कुछ भी हो जाए, टिके रहोगे, आप उखड़ के नहीं जा सकते। तो जड़ें जो मजबूत होती हैं वो सादगी की वजह से होती हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं व्हाटएवर दैट यू आर सेइंग, मैं सिर्फ उस नाइट क्लब और इस डिस्कोथेक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऐसे सब ये जो शोबिज का जो वर्ल्ड है, कई लोग जब शोबिज को दूर से देखते हैं, कहते हैं अरे यार क्या ऐसे कर रहे, देखते हैं ऐसे करके बात करते हैं, और जब आते हैं, एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है सुधांशु जी, आपको पता है कि सब टेढ़े मेढ़े से लोग आते हैं इस प्रोफेशन में हमारे, कुछ दिनों बाद सब एक जैसे दिखने लगते हैं, क्योंकि कुछ एक चुंबक है जो आकर्षित करता है, जो एक ही दिशा में लेकर जाता है। और कहीं ना कहीं आप, जो मैं समझ रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि प्रलोभन तो होता है, एंड यू स्टार्ट थम्पिंग इन दैट डायरेक्शन टू, बट यू आर टेदर्ड, योर कनेक्शन टू योर अम्बिलिकल, कह लीजिए, आपका आपका जो मूल है, जिससे उससे आप कनेक्टेड रहे। And so your journey went on, and then what was the first thing that happened after ये modeling जब चलता रहा? Then what happened? I think the first 3 years I was in Delhi. Okay. अच्छा, तब आप बम्बई नहीं रहा, दिल्ली में ही रहा? तब मैं दिल्ली। अच्छा। तो बिकॉज मैं फैशन कर रहा था, तो फैशन इंडस्ट्री, रोहित बाल, जे वलाया, आशीष सोनी। So you used to walk the ramp for them? Yeah, I was walking the ramp. हिमांशु मलिक है, अर्जुन रामपाल है, प्रियांशु चैटर्जी, अच्छा, डीनो मौर्य, हम लोग सब एक ही बैच के हैं। क्या बात है। तो राहुल देव, हम लोग सब साथ में शोज करते, मिलिंद भी था। अच्छा, what a time it was, यार, such a lot of good looking people. Yeah, we were the last of the Mohicans. Seriously, यार, amazing, such a lot of you, amazing talents.
तो आप लोग अलग अलग शोज में मिल रहे हैं, आपस में भी बहुत मिल सारे रहे हैं? शोज हम लोगों ने, आई थिंक फैशन शोज हम लोगों ने मतलब इतना नॉन स्टॉप चलता था फैशन शो हमारे, और बहुत बेहतरीन शोज भी किए मैंने। उसमें से एक बड़ा यादगार शो है जो हमने राजधानी में किया था, चलती ट्रेन में, फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। इट इज़ इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये इट्स तो इन द unique रहा होगा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। अच्छा, It was choreographed by this very dear friend of mine, Rashmi Virmani. She was a very big choreographer in Delhi. ओके। And we were all there. All of us were there. Like you, राजधानी चल रही है दिल्ली से, चलती ट्रेन में, all the bogies were open, वो जो door, वेस्टिबल, Yeah. वेस्टिबल कनेक्टेड है। और उसके थ्रू हम लोग चल रहे थे from one bogie to another. कमाल है यार। विच ईयर वुड दिस बी? This must have been around maybe 95. 95। ऑल दिस इज हैपनिंग Yeah. सोशल मीडिया के बगैर, ये सब कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हैं? हाँ, हाँ। गजब कर रहा है। नाउ टेल मी, ये सब जो हो रहा है, वो जो नैनीताल का लड़का यहाँ पर इन लोगों से मिल रहा है, और ये लोग जो इंटरनेशनली जाने जाते हैं आपके डिजाइनर्स, आपके मोहल्ले में, जिस इलाके से, आपका पेट नेम क्या था? मेरा पेट नेम मेरी माँ ने रखा था बाशु। तो बाशु, जिस इलाके से निकला है, हाँ। तब उधर क्या खबर चल रही है आपके बारे में? तब उस समय क्या सोच रहे हैं लोग? तो मतलब बहुत सबकी छातियां चौड़ी हो गई थी उस वक्त। उनको लगता था कि यार ये अपना बंदा है, अपना क्योंकि लड़का है। अखबार में दिख रहा होगा कहीं पर, अखबार में, मैगजीन्स इश्तिहार में, में। टेलीविजन पे। दिखने लगे थे आप। और मैंने सारी बड़ी ब्रांड्स की थी, तो मेरे सारे एड्स बहुत चले थे उस दौरान। उस समय उसको हम वायरल नहीं कहते थे। हाँ, उस समय वायरल वायरल नहीं होता था, बुखार but- होता था। हाँ, 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 हाँ। उस समय वायरल सिर्फ बुखार होता था। बुखार होता था। पर लोग देख रहे थे। एंड व्हेन यू यूज्ड टू गो बैक, जब भी आप घर जाते थे, कैसा महसूस होता था यार? I used to love that feeling, going back to my parents, and you know, हर बार जब भी मैं जाता था, मेरी कोशिश उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती थी कि मम्मी के लिए कुछ ले जाना है, पापा के लिए कुछ ले जाना है, भाई के लिए कुछ ले जाना है, you know। तो मैं कभी ना, और मेरा ये मतलब दिस यूज्ड टू बी द टॉप प्रायोरिटी इन माय हेड, कि पापा के लिए क्या लूँ, मम्मी के लिए क्या लूँ। तो ये इस तरह से उस वक्त जीवन था, बड़ा सिंपल था। सिंपल था, और लेकिन अच्छा भी लग रहा था घर वापस जाके। और माँ बाबा भी बहुत खुश होंगे, हाँ, बहुत। क्योंकि लोग उनको आके बोल रहे हैं आपका बच्चा दिख रहा है यहाँ पर। They were extremely proud of me. एक्सट्रीमली प्राउड। वाह। नाउ व्हाट हैपेंस? आप दिल्ली में हैं, और बम्बई की तरफ कब आना हुआ? बॉम्बे में आया 97 जनवरी, अच्छा। शादी करके आया। और बस अब 97 जनवरी में आया हूँ। 96 दिसंबर आई गॉट मैरिड, 97 जनवरी आई वाज हियर। और यहाँ आने के बाद, और मैं आया हूँ जब यहाँ पे, तो भी इट वाज जस्ट ऑन अ विम। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई बहुत प्लानिंग करी थी कि अच्छा। मैं जाऊँगा, मुझे ये करना है, फिर इससे मिलना है, फिर उससे मिलना है, ऐसा कुछ था ही नहीं। यू जस्ट रीलोकेट? आई जस्ट रिलोकेटेड। मेरा जो मॉडलिंग से पैसा थोड़ा सा था, मैंने यहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट रेंट पे लिया, अच्छा। और माय वाइफ एंड आई शिफ्टेड देयर। ओके। और हम लोग ने रहना शुरू कर दिया बस यहाँ पे। देखते हैं यहाँ क्या। देखते हैं। Okay. और मेरे जो 2-4 पहचान के लोग थे, उनसे जाके मिला, और काम दोबारा शुरू हो गया, एज इन माय मॉडलिंग वर्क कंटिन्यूड। पर आप यहाँ पर आए थे टू कंटिन्यू मॉडलिंग, या नो, आई वांटेड टू गेट इनटू एक्टिंग एक्चुअली, एक्टिंग का शौक था? फैंटास्टिक। ओके। विदाउट हैविंग डन एनीथिंग टू डू विद एक्टिंग। मतलब ऐसा नहीं कि आपने थिएटर किया हो? कुछ भी नहीं, ना थिएटर, ना स्कूल, ना कुछ। उस वक्त तो खैर कुछ पता नहीं था जी। बस ये सोच के आ गए कि अब करना है कुछ। करना है। ठीक है। आ गए, और इट्स अ ह्यूज रिस्क। ऑफ कोर्स। आपको, आप यू नो, 2 लोगों के पेट पालने हैं, अपना और अपनी भी, और एक जिम्मेदारी, एक एक जिम्मेदारी शादी साथ की है। में। और बॉम्बे जैसे शहर में विदाउट एनी वर्क और कंफर्म्ड वर्क और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आ गया बस। और उसके बाद फिर जैसी प्रभु की इच्छा, काम आता गया, करते गए। फिर वहाँ से जो है सफ़र वो शुरू हुआ, जहाँ हमने चढ़ाव भी देखा, फिर उतार भी देखा, रॉक बॉटम भी देखा, स्काई हाई भी देखा, सब चीज़ें देखते गए ऊपर नीचे। बट वो तो जिंदगी का हिस्सा है, अनडाउटेडली। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। दैट इज, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अब अगर आपने अपने गिरने को भी सेलिब्रेट कर लिया, तो जिंदगी तो याहू है। आई थिंक जो गिरना है वो ऊपर जाने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो आपको सिखा के जाता है। सक्सेसफुल तो आप सक्सेसफुल हैं, तो आप क्या सीखेंगे? तब आप कुछ पता ही, यू आर जस्ट एंजॉयिंग, राइट? यू आर डल्ड, यू आर जस्ट, हाँ, नम है आप, हाँ। पता ही चला, शोर बज रहा है बस।
when you hit the rock bottom, the only way is up. Yeah. So you have to really be thankful to God that He's paving a path for you upwards, and He's showing you Hmm. Showing you the something. direction. क्या हो सकता है? So So before that, I really will definitely come to that. So what was your first project of acting that you got? क्योंकि why that's very important is तुमने यार कुछ आइकॉनिक काम किया है टेलीविजन पर, मतलब और तुम लगातार किए जा रहे हो, मतलब अब तक किए जा रहे हो. आई रियली वांट टू सी दैट यू नो यू इन टेलीविजन फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ, यू फिल्म्स, यू तमिल में भी जाके तुमने वो किया है, हॉलीवुड में भी जाके तुम काम करके आए हो, और गाने की बात तक तो हम पहुँचे नहीं हैं, है ना. तो सब पर मैं करूँगा, बट मैं जानना चाहता हूँ कि वो पहला रोल क्या था. शुरुआत जो हुई थी मेरी, एक्चुअली मुझे एक फ़ोन कॉल आया एक बार, और B.R. चोपड़ा के से. भाई सुनो, अब तुम ज़रा एक सेकंड रुको, अब तुम सुनो मेरी बात. ये भाई साहब, ये अब सुनो, NSD में हम लोग, NSD बॉयज़ हॉस्टल, NSD मेन कैंपस से थोड़ा दूर, हम सबका पता सपना क्या था. सुबह सुबह हम लोग योगा क्लास में जाते थे, उठ के जाना पड़ता था, ऐसे जाते थे. और एक सपना था हमारा कि ऐसे हम जा रहे हैं, ऐसे नींदे हम जा रहे हैं, सडनली एक गाड़ी रुकेगी, यश चोपड़ा बाहर निकलेंगे. यश चोपड़ा बाहर निकल के गले पे, मतलब कान पे थप्पड़ मारेगा, था साले यहाँ क्या कर रहा है, बम्बई चल. कोई नहीं रुका. तुम्हारे पास B.R. चोपड़ा जी के ऑफिस से फोन आया? उनके ऑफिस से फ़ोन आया. बताओ भाई क्या हुआ फिर? Actually, I think I would say that I was very lucky. Absolutely. Because जिस तरह से मेरे करियर की शुरुआत हुई, तो मेरा नाम इतना बड़ा था, एज अ मॉडल, एज यू नो, इतना बड़ा था कि मुझे अपने आप ही लोग अप्रोच करते थे चारों तरफ से. तो उस वजह से आई थिंक आई गॉट लकी. सो आई स्टार्टेड with B.R. Chopra. My first acting job was with them. And what was that? It was a show called बेटा. और बेटा जो था वो उनकी जो फिल्म थी ना, शक्ति, उसका रीमेक था. Okay. दिलीप साहब, अमित जी. तो मैं अमिताभ बच्चन. क्या बात है, वाह. तो वहाँ से शुरुआत हुई, और फिर साथ ही साथ साइमल्टेनियसली मुझे एक और शो मिल गया, कन्यादान, जो बालाजी का था. एकता का फर्स्ट के, और जो उसका जो ग्लॉसी एरा एकता का शुरू हुआ था, वो उसी शो से शुरू हुआ था. तो उस शो का मैं हीरो था, उसमें मैं था, किरण जी थी, किरण खेर थी, शिशिर था, शिशिर शर्मा, आप जानते होंगे शायद, विजेंद्र घाट के साथ थे. बड़ी अच्छी कास्ट थी उसकी. Amazing. तो वो किया मैंने, और उसके साथ ही साथ मुझे मेरी पहली फिल्म मिली जिसका नाम था खिलाड़ी 420, 1999 में. वो भी मुझे अक्षय ने ही एक्चुअली Recommend किया. हाँ. तो वो मेरी पहली फिल्म थी जिसमें आई वॉज लॉन्च्ड एज अ पैरेलल लीड विद अक्षय, एंड महिमा वॉज देयर. तो महिमा को मैं पहले से जानता था, बिकॉज मैं ऐश्वर्या और महिमा से, दोनों से, व्हेन दे वर डूइंग द पेप्सी एड ना, हाँ हाँ. तो आई वॉज इन बॉम्बे, और मैं आई वॉज एट अशोक सेलिन्स स्टूडियो. All right. वहाँ पे दोनों लड़कियाँ शूट कर रही थी. अच्छा. तो तब से मेरी पहचान थी उनसे. तो इट वॉज गुड. महिमा वॉज द हीरोइन ऑफ द फिल्म. और यहाँ पर आप इस फिल्म में मिल रहे हैं उनसे? हाँ. तो फिर मैं यहाँ पे खिलाड़ी 420 में हम लोग टोरंटो भी गए थे, यहाँ पे भी शूट किया बहुत. तो ये मेरी पहली फिल्म थी, वहाँ से शुरुआत हुई. और उसके कुछ, मेरे ख्याल से 2000 में रिलीज़ हुई, 99 में शूट किया था, 2000 रिलीज़ हुई. 2001 में ये एक जो बैंडो बॉयज़ नाम की एंटिटी है, उसकी बहुत ज़ोर से दस्तक हुई मेरे दरवाजे पे. तब बैंडो बॉयज़ नाम नहीं पड़ा था, पर वो सिलसिला जो है वहाँ से शुरू हुआ. फिर हम लोग फिर वो ग्रुप बना, फिर हम लोगों ने 17 महीने रिहर्सल की, तैयारियाँ की, डांसिंग, सिंगिंग. पर इसके पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा यार, ये आपने कभी एक्टिंग नहीं की थी या फिल्मों में आए? आप मॉडलिंग करते थे, गाने का शौक क्या था पहले से? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे कुछ पता नहीं था, ऑनेस्टली. हाँ. मेरी जो चीज़ें थी वो दूसरों ने आइडेंटिफाई की, और मुझे बताया कि बेटा तू ये कर सकता तुम गा है, सकते हो, तुम एक्ट कर सकते हो. क्या बात है. और मुझे लगता है, और ये जैसे मैंने पहले बोला आपको, ये प्रारब्ध है, डेस्टिनी है, क्योंकि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है. भगवान ने जब वो
आपके लिए रास्ता तय कर रखा है तो आप चाहे वहाँ खड़े हो चाहे वहाँ खड़े हो वो पहुंचोगे। कहीं ना कहीं वो आपको इस रास्ते पे डाल ही पहुंचा ही देगा, देगा। पहुंच ही जाए। तो बस एक बार उस रास्ते पे चलना शुरू किया तो अपने आप चीज़ें होती तो आप फिल्में कर रहे हैं, टेलीविजन शो कर रहे हैं, उसी दौरान कोई आपको फ़ोन करता है और कहता है हाँ गाओगे? हाँ, तो हमने वो काम छोड़ के फिर गाने में घुस गए। वो बात अलग है कि 3 साल करने के बाद बीवी से बहुत जूते पड़े कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? you know you've opted out of your flourishing career of acting and you got into this and you're not even making that kind of money, which is not practical. And my son was born that time. He's by God's grace 24 now. you know and so it was a wake up call for me. 3 साल 3.5 साल बैंड में देने के बाद, इनफैक्ट मोर बिकॉज उससे पहले भी करीब 1.5 साल में रिहर्सल्स में था, तो इट वाज अ long gap from activity. Yeah. So this is where I want to ask you one question. बम्बई को लोग डेफिनेटली सपनों का शहर कहते हैं, वो शहर जहाँ पर आप कुछ कमाल करते हैं, लेकिन इस शहर में क्योंकि हम बड़े सपने देख कर आते हैं और बड़ी चीज़ें हम चख भी लेते हैं, वो पीरियड जब पॉज के होते हैं, जब वो सब हम जो कर रहे थे ज़ोर शोर से कर रहे थे, उसमें जब फ़र्क आता है, कमी आती है, उस पीरियड को कैसे डील किया है? और तुमने कई बार किए होंगे, आई एम श्योर। बहुत बार। हाँ, तो वुड यू लाइक टू शेयर विद अस कि किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी के उन पॉजेस से डील किया है? देखिए, इनिशियली जो पीरियड था जैसे बैंड ऑफ बॉयज़ वाला मैंने आपको बताया, वो तो ऐसा था कि चलो शोज चल रहे थे, हम कुछ ना कुछ कर रहे थे, वो तो होता चला गया। फिर जब मेरी बीवी ने मुझे बोला कि यू नीड टू रीथिंक, हाँ बहुत हो गया है, तो मैंने फिर आई ऑप्टेड आउट ऑफ द बैंड एंड आई टोल्ड देम दैट गाइस आई कांट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्टार्ट वर्किंग नाउ अगेन, क्योंकि मैं एक्टिवली बिल्कुल काम नहीं कर रहा था एक्टिंग का। तो मैंने फिर वहाँ से ऑप्ट आउट किया, देन आई स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स अगेन, एंड मैंने उस वक्त 2-3 चीज़ें साइन कर ली, एक के बाद एक फिल्म थी, फिर एक टेलीविज़न का एक, उस टाइम जैसे आजकल सीजन्स आते हैं, उस टाइम पे एक सीज़न आया था अकेला सोनी पे, और बहुत बड़ा प्रोडक्शन था वो। दैट टाइम दे, आई थिंक 2005 or 6, दे स्पेंट अबाउट 5 crores ऑन जस्ट वन होर्डिंग अक्रॉस द कंट्री विद माई फेस ऑन इट। तो बहुत बड़ा शो था वो किया, तो वहाँ से मैंने काम करना शुरू किया, एंड देन आई कंटिन्यू डूइंग फिल्म्स। एक्चुअली आई वाज नॉट डूइंग मच ऑफ टेलीविजन, बट थोड़ा बहुत मैंने वो स्टार बेस्ट सेलर्स और ये जो उस वक्त डेली शो था नहीं, तो उस वक्त ये सब चीज़ें चलती थी, तो मैंने वो सब किया। और डायरेक्टर्स भी अपने जो मित्र हैं, आप भी जानते होंगे, इम्तियाज़ है, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग इम्तियाज़ जो उस वक्त टेलीविज़न कर रहे थे, तो इनके साथ टेलीविज़न किया, और बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ की, महेश भट्ट साहब के साथ किया, कहानियाँ की मैंने, तो बहुत अच्छा काम किया। जो फिल्म्स जैसा ही होता था कि 2-2 एपिसोड्स होते थे, वो 1-1 घंटे की Complete. हाँ 2 घंटे की कहानी बनती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें की उस वक्त। फिर फिल्म्स मैं कर ही रहा था, और इस बीच में हमको एक घर पसंद आ गया। अच्छा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जब घर पसंद आया ना, तो हम शुरू से ही बड़ा सोचने वाले लोग, अच्छा। छोटा तो कभी सोचा नहीं। तो 2005 में मुझे एक घर पसंद आया, जो एक बहुत ही बड़ा सा 3 bedroom हाउस था, ह्यूज, और वो था सैफ अली खान का। अच्छा। लोखंडवाला में ही टावर है, जिसमें जूही चावला और उनके जो लेट ब्रदर बॉबी, वो भी, उनका भी घर था, भूपेंद्र मिताली जी का घर था, जॉनी भाई वहाँ रहते हैं, जॉन लीवर। तो अब हालांकि मेरा घर उनका है, उन्होंने ले रखा है, मेरा भी उन्होंने ले लिया। क्या बात है। तो बड़ी छोटी सी प्यारी सी बिल्डिंग थी, हमको बहुत पसंद आया घर। मैंने कहा भैया, मेरी बीवी ने ऐसा मुंह बनाया, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो मैंने लेफ्ट राइट सेंटर जो है उसके बाद काम किया, साइन किए थे। ऑल गुड बैड अगली फिल्म्स आई डिड। मैंने कहा यार अब तो घर होना ही है। तो वो कर लिया, बन गया। बहुत खूबसूरत घर बना था, बड़ा, मैगजीन्स में इधर उधर तमाम चीज़ें, फ्रंट पेज न्यूज़ और ये वो चला। और 2007, क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि कैसे आपने बुरे वक्त के साथ डील की,
तो 2007 था, उसमें पहली बार मैंने एक्चुअल बुरा वक्त देखा, बिकॉज आई हैड अ वेरी सिवियर पैनिक अटैक, एंड द पैनिक अटैक वाज सो सिवियर दैट even the doctor didn't know what happened to me. You mean, once again, you had a panic attack. Yeah, very severe. Very severe, and I had no idea what was happening to me. Sir. पैनिक अटैक तो अब नाम हम लोगों को समझ में आया, उस वक्त तो क्या हो 2007 में तो किसी को पता ही नहीं था ये सब हो गया ये? चीज़ें क्या होती हैं. हाँ. तो पैनिक अटैक्स और खैर एनीवे, तो वो जब हुआ मतलब मुझे, इसके सीरीज ऑफ पैनिक अटैक्स होने शुरू हुए. वो एक्चुअली जो हुआ मुझे, वो दैट स्पाइरल्ड मी स्ट्रेट इनटू क्रॉनिक डिप्रेशन इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स. आई वाज इन क्रॉनिक डिप्रेशन. आई वाज it was if I were to give you a visual reference, it was like one man standing in a dark space. जो एक असीम जो ब्रह्मांड है हमारा, अगर वो एकदम डार्क हो और उसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे एंटिटी, तो वैसी फीलिंग थी. तो ये हुआ मुझे और इतना ज़्यादा सिवियर था वो कि आई वुड नॉट विश something like that upon even my worst enemy. I could go and kill my worst enemy myself, but I would not wish this upon the enemy. You know I what got that. I got that. जो suffering होती जो है. आप जिससे गुजरे उससे. So this is what I understood कि बॉस ये तो बहुत मतलब क्या हो गया मेरे साथ. But I just want to know a little about it. क्योंकि whatever that you went through, I'm sure the others who have gone through or maybe going through, होता क्या है panic attack? So basically, I am very vocal about mental health. Please. I get called on a lot of panel discussions, and a lot of people call me for podcasts and panel discussions for this only, because I like to share, because I'm very sensitive about this issue. Please. And especially to the people who may require this kind of help. Yeah, absolutely. So panic attack is basically, it's a chemical imbalance in a medical language, like that's what they call it. But essentially what happens is, your heart suddenly starts to race, and it races so much that you don't know what is happening, and that panics you. And then आपके जो हाथ पाँव हैं वो भी एकदम ऐसा, जो पहले बोलते हैं ना हाथ पाँव फूल रहे हैं, तो वो एकदम ऐसा you lose control basically. like a domino effect. Yeah. एक चीज शुरू हुई, उसका दिए, उसका दिए, सब उसका तो एकदम पूरा ऐसा हो जाता है, heightened हो गया. shaking, shivering. Got it? You can't breathe beyond this. तो आपकी सांस ही नहीं Short अंदर, breath. हाँ, वो सांस ही नहीं अंदर जाती, तो आपको लगता है मर जाएंगे आप. तो ये मतलब ये टिपिकल फीलिंग है कि यू विल डाई. इट्स लाइक यू आर डाइंग. तो ये इनिशियल उसका इफेक्ट होता है. And it can happen anytime. It can happen anytime to anybody, but there are a lot of reasons why it could happen. A lot of things could trigger. It could be your gut health. It could be your stress levels. Where stress levels, if not managed well, can also trigger this. Also, a lot of people don't even identify they're stressed. They don't know they're stressed, but the stress is there at the back of their heads, and it's doing a lot of damage Unknown subconsciously that you don't know about, right? So it is very important for us to first become very conscious of what you are feeling. It's very important. It's very important to consciously monitor your behaviors, right? That is very important. So if you identify that there is, there are things happening, imbalance हो रहा है. you must immediately start to take care of it, and it's very important. And once you've had it, it is very important to talk to someone, because when you're depressed, see what it does, it isolates you. Isolate you. बात मत कर. Complete. तेरा अपनी नहीं, प्रॉब्लम उतना है. भी नहीं. वो तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ है नहीं. कोई है ही नहीं. It's like a doom. It's a feeling of doom. There is, everything is dead for you. Everything is dead for you. There is no relevance of anything in your life after that. So, when you get into that space of mind, it's very important that you start talking to people. So, I'm just trying to imagine. आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप आइसोलेटेड हो चुके हो, और तब द वे इज टू स्टिल रीच आउट. Reach out, either reach out or go within. I went within. So to identify कि मुझे कुछ हुआ है, मैं ये नहीं हूँ,
मुझे कुछ हुआ है जिस वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूँ. करेक्ट. एंड आई थिंक सुधांशु, ये इस बात की बातचीत करने से क्या फ़ायदा होता है. बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना. जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा हुआ है. दोनों ही पक्षों को जानना ज़रूरी है कि अगर जब वो हो तो आप जान लें ये एक एपिसोड है. अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, एक फेज़ है जिसको अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, देन यू कैन डू समथिंग अबाउट इट. देयर इज़ नो ट्रूथ इन इट. ऐसा नहीं कि ऐसा So ही this रहे. is exactly what I talk about always वाह. to everybody, that if you're feeling this, know that there is nothing. There is nothing wrong with you. Nothing wrong. You feel everything is wrong with you, but there is actually nothing wrong with you. It's your mind playing havoc on you. It's your mind playing the games with you. So you have to bring this evil in your control. You have to really start control. So I'll share something very interesting. आप कभी ट्राई करिएगा लोग भी. अगर कभी कहीं पर भी दर्द है ना, तो एक है दर्द है, दर्द है, दर्द है. एक है उस दर्द को देखना शुरू करो. I'm looking at it. मैं उसको देख रहा हूँ, उसको रंग दे दो, चाहे उसको एक फॉर्म दे दो, उसको देखते रहो. Something amazing will happen. It will lose its control over you. क्योंकि उसने कर दिया, अब तुमने देख लिया है. You're not saying मैं दर्द हूँ. इस वक्त दर्द फील कर रहा हूँ मैं, उसको देख कर उसको मैं जाने दूंगा. That is the power of your mind. Yes. And you first, but जो आपने बहुत important बात करी, first to acknowledge it. Yeah. And not acknowledge it कि कुछ खराब है. ये इस फेज से मैं गुजर रहा हूँ, और भी गुजर चुके हैं, और भी गुजरेंगे. मैं गुजर रहा हूँ, so I look at it, feel it, going in, I'm okay, and then taking help. उसमें कोई बुराई नहीं. कोई बुरा नहीं है. वाह. It is very important that you must, I always say, the only thing you need to know is that nothing is wrong. वाह. Actually, nothing is wrong. Nothing has changed. Everything is the same. तुझे ऐसा लग रहा है. हाँ, तुझे it's your mind telling you that. Another language. So fix that. You need to start working on it. तो मेरे साथ क्या हुआ आशीष भाई, जब ये मेरे साथ हुआ ना, तो खैर उतना हमारे पास समय नहीं है कि मैं आपको सब कुछ बता सकूं, बट मैं ऐसा एक नटशल में आपको बताता हूँ कि कैसे उस वक्त में मेरी जो ये 4 साल थे, मैं आपको बता दूं, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 4 साल आई वाज इन दिस स्टेट, इन द डार्क स्पेस, बट 4 years I didn't take any medication. I pulled myself out of it myself, because we all have that strength. You need to anchor your thoughts into something More powerful. more powerful. And for me, it was Mahakal. वाह. वाह. I surrendered to Mahakal. I drew all the strength from there. I started doing my ध्यान पूजा जितना मैं कर सकता था. मैंने 4 साल में अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर दिया उससे, बिल्कुल. And I was back to absolute normalcy. And that everybody can do. If I could do, anybody can do it. And when I say I can do it, meaning I could go through, I was going through everything that a depressed person would go. कि आप वो खिड़की की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना, हाँ, और आपको ऐसे फील हो रहा है कि वो ऐसे से बुला लेगा ना. So all those things, and I'm telling myself that this is your mind telling you, you know, don't play with me. I know what you're up to. So it is you yourself. तो क्या हुआ कि मेरी जो एक इनवर्ड जर्नी है वो उस दौरान शुरू हुई. तो वो 4 साल जो थे मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन गए. तो मेरी तरफ से, क्योंकि मैं भी आपको जब से मिला हूँ, आई एम सीइंग अ ह्यूज डिफरेंस. क्योंकि आई एम सीइंग यू मच मोर स्पिरिचुअल, टॉकिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, टॉकिंग ऑफ एंकरिंग नॉट जस्ट सोशली एंड फेमिलियरली, पर आप एंकरिंग की बार बार बात करते हैं. जब भी हमारी बात हुई है इस दौरान, अबाउट अ लार्जर पर्पस एंड लार्जर थिंग, एंड ऑल दिस इज हैपनिंग. आप एक वर्ल्ड में हैं जो एक वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड में है. करेक्ट. इसमें वो 4 साल गुजरने के बाद यू मेक अ कम बैक. एंड माई गॉड, like never before. Like never before. Because I think what
I did was in those 4 years, the inward journey. I had all the time to talk to myself. And to strengthen yourself. I was isolated. Correct. I had nobody who I could talk to, not even my wife, because beyond a certain point they would also not समझ नहीं understand आया, because समझ उनको नहीं नहीं आया। समझ में आएगा. किसी को नहीं समझ में आता है कि what you're going through. So it is important. That's why it's important Talk. to talk. Talk. Explain. जितना बोल सकते हैं. I chose to talk to myself. Got it. एंड मुझे लगता है कि वो जो 4 साल थे उसने मुझे आध्यात्म से एक कर दिया. क्योंकि आध्यात्म में क्या होता है, जब जब कोई भी आदमी आध्यात्म की तरफ जाता है, कोई भी साधु में, किसी भी साधु संत या महात्मा बुद्ध होंगे. महात्मा बुद्ध कोई किताब पढ़ के तो वो बने नहीं थे महात्मा बुद्ध. उन्होंने क्या किया था? पेड़ के नीचे बैठ के और एक- साधना की, है ना. और समथिंग इनवर्ड जर्नी. और कहीं पे कुछ दिखा. एक वो इंस्टेंट है कि वो आपका खुला और ब्रह्मांड खुल गया आपके पास ज्ञान. तो ये चीज़ मैंने इस बीच में एक्सपीरियंस की कि मैं अपने आप से जितनी भी लेयर्स होती है ना आपके कॉन्शियस पे, परत निकाल जितनी परतें होती हैं आपके ऊपर, सोसाइटी की, इन इसकी, मटेरियल की, ये वो सारी हट गई. एंड सडनली ऑल आई सॉ वाज माई सेल्फ. दैट्स इट. So those 4 years, Ashish bhai, have made me a better. I think I was always a nice, soft human being at heart. But those 4 years made me a better human being, far more compassionate, and a much better actor. क्या बात है. क्योंकि पेन तो है, वो बहुत सोर्स है ना. जो भाव होता है ना, वही तो समझना वहीं होता से है. वहीं से निकलता है. एंड सो what was the first of the things that you did after you came out of that? I think क्लियरली याद नहीं है मुझे, बट मुझे लगता है नहीं कि मतलब उस बिल्ला- दौरान के बाद जो काम होता रहा. मैंने बिल्ला 2 करके एक साउथ की फिल्म की थी. अरे कमाल. उसमें मैं मेन विलन था, मैं और अजीत. अजीत. अजीत, हाँ, हाँ, अजीत वाज द हीरो. आई वाज प्लेइंग द मेन What a super hit film. विलन. Iconic film थी. आई प्लेड अब्बासी. तो चक्री ने डायरेक्ट की थी, चक्री तोलटी ने. तो वो फिल्म की. What was your experience working down south? ब्यूटीफुल. हाँ? इनफैक्ट मैं हर जगह ये चीज़ कहता हूँ. मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने साउथ में किया हुआ काम, आपने हॉलीवुड में किया है, आपको क्या फ़र्क दिखता है इंडस्ट्री में? मैंने कहा मेहनत दोनों जगह करते हैं लोग, लेकिन दोनों जगह का एजेंडा अलग है. साउथ में लोग, जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, जो एक्टर है, वो इतना लॉयल है अपनी ऑडियंस के लिए कि वो सिर्फ उनको सोच के फिल्म बना रहे हैं. बॉलीवुड में अपने को सोच के फिल्म बना रहे हैं. बजट, ये एक्टर इतने में बिक जाएगी, अपना माल अंदर हो ये आंकड़ा. So the difference is there in the agenda. That is it. And the passion in South is something else. No? The love, the passion, and everything is. And there's so much humility. There's so much more humility. I mean, see, good, bad, ugly, everything is there जगह, everywhere. हर जगह. You know, but the ratio is what makes all the difference. You know, at the in the end, you know. Amazing respect to audience देती है ना. Unbelievable. My God, they treat you like God. मैं एक इंटरेस्टिंग हम लोग एक बार केरल में शूट कर रहे थे. आशीष भाई, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. मैं ऑडियंस को ये बताएं हम कि आपने कितनी लैंग्वेजेस में फिल्में की हैं और कितनी लैंग्वेजेस आपने बोली हैं. तो मैं 11 भाषाओं में काम कर चुका हूँ. और मैं सिर्फ 3 भाषा बोल पाता हूँ. बाकी 8 भाषाओं में मेरी आवाज़ को डब किया जाता है. बट 11 भाषाओं में आपने फिल्म जी, की. मैं- और कितनी टोटल साउथ में? मैं कुल मिला के 300 से ज़्यादा फिल्में कर चुका हूँ इतने कुछ सालों से. आप समझ रहे हैं कि मैं किस सज्जन के सामने बैठा हूँ इस समय. तो या इट इज़ एक्सट्रीम दिस थिंग. और यू नो मैं बहुत इनंडेटेड, मैं क्या बताऊँ, मैं ओवरवेलम हो जाता हूँ उस प्यार से. और मेरे ख्याल से वो आप भी महसूस करते हैं कि सी जब हम लोग फिल्में करते हैं, स्पेशली आप जब अलग अलग भाषाओं में फिल्म करते हैं, तो हर भाषा के लोग आपको अपना अभिनेता मानने लगते हैं. एंड द अमाउंट ऑफ लव दैट आई रिसीव इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी. एक दिन हम लोग केरल में शूटिंग इन केरला, एंड
कोची में हम शूट कर रहे थे, तो मैं आफ्टर शूट ना मैं जस्ट वॉक ले रहा था, तो सामने से दो हमारे चंडीगढ़ अमृतसर वहाँ कहीं के लोग, एक जन चंडीगढ़ एक करके आए, मेरे को देखा का पाजी करके ढाप उठा के मेरे को उठा के, जब भी यहाँ मिलिए मजा आ गया, आपको तो आना है हमारे यहाँ पे गाँव है, इधर खाना वाना कर। अच्छा ये व्लॉगिंग के पहले की बात, आपको आना है जो हम खाना खिलाएंगे यार, बहुत पसंद करते हैं, मतलब धूम चाक पूरा कर दिया। अच्छा मेरे साथ उस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर था जो मुझे घुमा रहा था एरिया, वो स्टंट हो गया क्योंकि दक्षिण में अगर आप जानते हैं एक्टर को थोड़ा दूर से ऐसे करके बात करते, टच नहीं करेंगे, तो वहाँ पर लव एंड अफेक्शन दिखाने का तरीका बहुत श्रद्धा के साथ है। बहुत श्रद्धा। नॉर्थ में और हम सब जगह पे यहाँ पे बॉयस्ट्रेस है, यहाँ पर भी प्यार दिखाना, लेकिन वो जब भी आना पड़ेगा कैसे नहीं आओगे, गले वाले हाथ, यहाँ शारीरिक प्यार है। एक शारीरिक और जोर से, तो ये बहुत फर्क दिखता है मुझे। जमीन आसमान का। एंड जैसा आपने कहा कि यस देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन, कहाँ से लोग आते हैं फिल्म करने में, बट टेल मी नॉट जस्ट दिस, यू हैव वर्कड इन हॉलीवुड आल्सो यार, वो टेल अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस। So basically, I got a call from Bobby Bedi's office once. ओके, जो अमेजिंग बड़ी मेरे बैंडिट क्वीन में भी, हाँ, वो लोग हॉलीवुड के साथ बहुत काम जी जी जी, तो बॉबी बेदी के यहाँ से मुझे फ़ोन आया था और मुझे बोला गया कि वो स्टैनली टोंग आ रहे हैं बॉम्बे, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। ही वॉज वन ऑफ द टॉप 10 डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड दैट टाइम, स्टैनली, बिकॉज उन्होंने जैकी चैन की सारी जितनी भी आप पुलिस स्टोरी, रंबल इन द ब्रॉन्क्स, जितनी बड़ी हिट सारी उन्होंने की, उन्हीं की डायरेक्शन। अच्छा वो तो स्टैनली आ रहे हैं, आपको मिलना है, बिकॉज ही इज़ ऑडिशनिंग अ लॉट ऑफ एक्टर्स फ्रॉम हियर। उसमें बहुत सारे लोग गए थे, मतलब मैं एक बात में इस पॉइंट पे थोड़ा सा, इट मे लुक आउट इनकॉन्ग्रुअस बट स्टिल, डू यू सेल सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव? मतलब वन ऑफ द थिंग्स आई वुड लव टू बाय इज योर टेलीफोन नंबर। अब यार पीआर चोपड़ा के इसके पास फोन आता है, स्टैनली टोंग की तरफ से फोन आता है, मतलब यार नंबर भेज दो यार मेरे तुम। अब भाई यार मजा आ रहा है यार सुन के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सब लोग तुम्हारे नंबर को ढूंढ के कहेंगे किसी ने तेजी से वो डिजिट्स हमें मिल जाए, क्योंकि see, I want to really tell you this is really a celebration। मैं जब अलग अलग लोगों से बात करता हूँ ना, मैं यही देखने की कोशिश करता हूँ कितने अलग अलग तरीके से हम सबकी जिंदगियाँ बनी हैं, कितने अलग अलग तरीके से करियर बने हैं। सो आई एम सो वेरी आई एम सो हैप्पी जो जिस तरह से तुम इवन डिस्क्राइब कर रहे हो। तो बॉबी बेदी के यहाँ से ऑफिस आता है, स्टैनली टोंग आ रहे हैं, मिलना चाहते हो कि नहीं, और भी एक्टर्स पहुंचे, फिर क्या होता है? फिर द नेक्स्ट आई न्यू वाज, मुझे बताया गया था कि विवेक ओबरॉय, उदय चोपड़ा और तमाम एक्टर्स मिल रहे हैं, मतलब क्यू में हैं उसी रोल के लिए। फिर मैं मिला स्टैनली से, तो उन्होंने एक दो चीज़ें करने के लिए बोला, फिर बोले शो मी योर किक, तो मैंने उनको किक दिखाई, तो बोले ओके दैट्स ओके, तो इतना बोला। उसके बाद जो है मीटिंग ख़त्म हुई और मुझे फ़ोन आ गया कि यू आर फ्लाइंग टू शंघाई ना। यार नंबर दे दो यार, यार तुम नंबर दो, मुबिन दिस आई वांट दिस नंबर। नहीं, एक काम करते, ये नंबर खरीदना मुझे। मुबिन एक काम करना, मैं तो फ्री में दे दूंगा, इनका खरीदना पड़ेगा मुझे, इनका नंबर मुझे दे दो, मुझे भी 11 लैंग्वेज में फिल्म करनी है। अमेजिंग यार, एंड यू गेट द थिंग, किक देख के कहता है तो आ जा भाई। हाँ, उफ। और वो फिल्म तो बहुत, इट वाज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, यू नो, शूटिंग अ फिल्म विद जैकी चैन। कहाँ किया आपने? हमने करीब मैंने 20-25 दिन शंघाई में शूट किया था, और उसके बाद यहाँ कर्नाटक में हम्पी करके एक जगह है, हम्पी में शूट किया। वर्किंग विद जैकी चैन। जैकी चैन, या प्लीज शेयर। आप तो मेरे लिए द प्राउडेस्ट मोमेंट आई वुड से वुड बी माय एक्शन सीक्वेंस विद हिम, जो उनके साथ एक मेरा फाइट सीक्वेंस था, वो शूट किया, बड़ा मज़ा भी आया उसमें। कैसे हैं, व्हाट इज द एक्सपीरियंस? इनक्रेडिबल है बहुत। उनका एक किस्सा मैं सबको बताता हूँ कि हम लोग एक्चुअली जस्ट जब उनका मेरा फाइट सीक्वेंस चल रहा था, तो वो रैट ट्रैप फैक्ट्री होती है, तो उसमें एक ऐसे बेल्ट होती है रबर की, जिसपे चूहे चिपक जाते हैं ना, चिपकने वाली बेल्ट होती है। तो वो बेल्ट ऐसे आती है और वो ऐसे चॉप होती रहती है एट द एंड। तो उसके ऊपर फाइट सीक्वेंस था मेरा उनका, टुवर्ड्स द एंड, जब मेरे कपड़े उतर जाते चिपक के, और लास्ट में बस ब्लेड के अंदर जाने वाला था, तो ही स्टॉप्स द बट। तो ऐसा होता है। तो ये जब हम शूट कर रहे थे, तो वो ब्लैक थी ना बेल्ट, करेक्ट। तो बीच बीच में कभी नीचे भी उतरना है या कुछ होना है ऐसा, तो
मैं ऊपर चढ़ा बेल्ट पे, जैकी वाज ऑलरेडी देयर। तो मैं जब चढ़ा तो जूता साफ करना था। तो वो जैसे सेटिंग वालों को बुलाया जाता ना कि तो उन्होंने सेटिंग वाले से कपड़ा ले लिया और बैठ गए मेरे चरणों में, लिटरली मेरे चरणों में बैठ के ऐसे जूता साफ कर। तो मैं बोला, मैंने कहा अरे सर व्हाट आर यू डूइंग, साफ किए, इस ओके करके उन्होंने जूते साफ किए, दोनों जूते साफ किए जैकी चैन ने मेरे। तो ये मैं बड़ा प्राउडली बताता हूँ लोगों को, नॉट बिकॉज ही वाज बट प्राउडली इसलिए कि फॉर समबडी लाइक मी टू लर्न अ लेसन इन ह्यूमिलिटी फ्रॉम अ स्टार ऑफ दैट स्टैचर। जैसे दुनिया में मुझे लगता है 2 ही 3 ऐसे स्टैचर के स्टार हुए हैं जिनके ऊपर कुछ नहीं है। जैसे एक माइकल जैक्सन थे, दूसरे जैकी चैन है, जो उस लेवल का स्टारडम जो आप मेजर नहीं कर सकते। अचीवमेंट है वो, स्टारडम से भी ज़्यादा अचीवमेंट है जो बियॉन्ड स्टारडम। आई मुझे एक बात बताओ यार, अगेन ये बहुत, व्हाट वाज इट लाइक मीटिंग, क्या कैसे बात कैसे करते हैं वो, मतलब वेरी नॉर्मल, वेरी स्वीट, वेरी 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 नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वेरी नॉर्मल। मतलब हम लोग रोज साथ में बैठ के खाना खाते थे, ऐसी डाइनिंग टेबल था वहाँ होटल में हमारे। तो वहाँ का जो फिल्म सिटी है शंघाई का, उसके अंदर एक छोटा सा होटल अच्छा उस वक्त और ऐसा एक राउंड टेबल था वहाँ पे। हम लोग आते थे शूट से और शाम को वहीं बैठ के खाना वाना खाते थे। और वो पूरा एक्शन अपना खुद करते हैं ना, जो खुद करते थे, बड़ा भयंकर एक्शन। अमेजिंग। वो ही वाज 53 दैट टाइम, 53। और मैंने हम्पी में, हम लोग जब वो रूइंस में शूट कर रहे थे, तो मैंने उनको एक ऐसा ही नंगा पिलर एकदम, उसके ऊपर ऐसे बंदर की तरह चढ़ते हुए देखा था ऐसे, मतलब जो स्मूथ पिलर है, हाँ ऐसे चढ़ गए एकदम। तो मैं सोचता था कि यार ये क्या है, आदमी क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ से कौन से नाखून गड़ा के ये जा रहा है ऊपर, जूते पहने होते, हाथ थे। तो ये ही वॉज एक्चुअली द ओरिजिनल, he originated a martial art form called parkour. पार्क को जो जंप करते हैं एक दीवार से वगैरह, वो ये उसका ओरिजिनेटर जैकी चैन है। अच्छा ओके, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। मतलब जो उस अमेजिंग एजिलिटी, अब तो वो खैर अलग लेवल पे चला, अलग लेवल पे जा चुका है, मैं उसके वीडियोस देखता रहता हूँ। यू अमेजिंग, यू ऑलवेज मेंटेन्ड योरसेल्फ फिजिकली सुधांशु, है ना, दैट इज समथिंग। एंड आप जब ये सब चीज़ें कर रहे थे, जैकी चैन के साथ काम कर रहे हैं इधर उधर, एंड देन कुछ साल पहले आप एक कुछ अजीब सा काम कर दिया आपने, टेलीविज़न पर एक अजीब सा शो कर दिया हैं। मैं इनफैक्ट मतलब क्या बताऊं, आप यही लेके आए थे वहाँ पे, है ना, यही लेके पहुंचा था मैं। और रूपाली एंटायर फैमिली ने मुझे कहा कि हमको जाना है अनुपमा के सेट पर। मैं कहा अच्छा, तो पहुंचे, बट व्हाट, आप आई थी क्या? आप आई थी? या ओके। एंड व्हाट आई मीन व्हेन यू जॉइन दैट शो, कब ज्वाइन किया आपने? 2020. We started in June. That's when the show came on air. And I mean, it was not like कि हम कोई ऐसा शो करने जा रहे हैं जो हिट हो जाएगा, कुछ हिला देगा। It was, but because I was not a television actor and I was not, मैंने जिंदगी का मेरा पहला डेली शो था ये, तो मेरा कुछ ऐसा वो नहीं था कि मतलब मुझे टीवी में ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ था नहीं। बहुत ही हम्बल तरीके से हमने वो शो का जैसा ऑफर आया था, राजन ने मुझे जब फ़ोन किया था, बोला था यार आई कांट सी एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम यू नो प्लेइंग दिस कैरेक्टर। जो हीरो था वो वनराज, क्योंकि वो नेगेटिव है, नेगेटिव ऐसे ग्रे शेड वाला है, तो मुझे वो चीज़ पसंद आई। मैंने कहा ये करना है मुझे, ग्रे शेड वाला। तो बस वो शुरू हुआ है और दूसरे हफ्ते से वो नंबर 1 पे आ गया। तो वो जब आप शूट कर रहे हैं, जैसे आपने बताया एक शो कर रहे हैं, हाँ, डेट्स हैं, रोल अच्छा है, पैसे दे रहे हैं, करते हैं, और पहला ऐसा शो जो इतने ग्लॉसी टेलीविजन शोज हैं उसके बीच में एक सडनली ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लाइक अ मिडिल क्लास सिंपल, एक छोटा सा किचन है, एक आंगन है, तुलसी का पेड़, एक झूला है जिस पे दादी बैठती है, एक पीछे की तरफ आंगन है जहाँ लोग बैठ के खाना वाना खा लेते हैं, एक हॉल है जहाँ बापूजी बैठ के अपना अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। वो टिपिकल एक जो होता है ना हमारा मध्यम वर्गीय, इतना ब्यूटीफुल था वो। मुझे लगता है वही, और परिवारों में सदस्य, मामा, एक बहन है, एक जीजा है, 2 बच्चे हैं,
एक दादा दादी हैं, है ना? मतलब लाइक नॉट सम कॉन्वोल्यूटेड स्टफ, ना, सिंपल। सिंपल जैसे परिवार हम लोग के होते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी में सबसे बड़ा जो ज़्यादातर सेक्शन है मिडिल क्लास का, ऐसे ही है। तो वो जो सेंटिमेंट है ना, वो इतना तगड़ा जुड़ा। अब जैसे मुझे बताया गया कि अंबानी, कोकिला बेन अंबानी भी देखती हैं, कुछ अंबानी भी देखती हैं, रेगुलर बहुत बड़े वो लोग भी फॉलोअर्स थे उसके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी तो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं ना, हम आए तो वहीं से हैं, तो इसलिए हमारे सेंटिमेंट उससे जुड़े हुए हैं। तो जब भी ऐसा कुछ देखो तो आप एकदम से आपका सेंटिमेंट जुड़ जाता है। तो मतलब बनाया, तो देखो बहुत सारे शोज इस थॉट से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि फिल्में जब करते हैं पता नहीं चलता कौन सी फिल्म हिट होगी, तो जैसे आपने बताया पता नहीं चला, कब पता चलने लगा कुछ हो गया है? दूसरे तीसरे हफ्ते से अच्छा, वो एकदम से टीआरपी मशीन ने कुछ किया। एकदम नंबर 1। हाँ, और उसके बाद फिर वो शो जो है, बहुत सारे उसके आसपास के शोज कुछ बंद होने लगे, ये होने लगा, वो होने लगा। फिर अनुपमा बिकेम द चैनल ड्राइवर। तो मतलब हमको ये जब पता चला कि भाई चैनल ड्राइवर अनुपमा हो चुका है, तो हमको समझ में आया कि हाँ यार, लगता है शो बड़ी का चीज़ कुछ। बन गई है। अच्छा, क्योंकि कोविड चल रहा था तो निकला ही नहीं था कोई घर से, हाँ, तो पता नहीं पब्लिक कैसे बिहेव करेगी हाँ, कि तो आपकी कोई चीज़ हिट हो जाए। हाँ, अब जैसे सैयारा हिट हुई, तो कल जिन बच्चों को कोई पहचानता नहीं था, आज निकल रहे हैं तो लोग पहचानने लगे। करेक्ट। पर उस टाइम पे तो कोविड था, तो सब अंदर थे, तो हम बाहर नहीं जाते थे, ना पब्लिक बाहर आते, तो पता ही नहीं था चलना कि था लोग कोई कैसे देखने की नहीं करेंगे। ये मशीन खराब है या तो जब कोविड खत्म हुआ, हाँ। जब लोगों ने निकलना शुरू किया और हमने ट्रैवल करना शुरू किया, तब समझ में आया कि भाई जब ये तो मास्क पागलपना उतारा। है। हाँ, तो कितना पागलपना हो चुका है पब्लिक में, ये तब समझ में आया। एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? इट वाज अनबिलीवेबल। मतलब मुझे अभी तक याद है कि मैं अपने एक म्यूजिक वीडियो की रेकी के लिए, मेरा होम प्रोडक्शन था, उसके लिए मैं गया था रायपुर। रायपुर से हम लोग फिर एक गांव की तरफ गए। तो गांव में जब पहुंचे हैं और जब मैं उतरा हूं, तो वो वाइल्ड फायर की तरह खबर जो है उड़ी, और विद इन अ फ्यू मिनट्स पूरा गांव जो था वो वहां पे आ गया, पूरा गांव। और मैं जहां जहां रेकी कर रहा था, जैसे जैसे जो जो चीज़ें देखो, क्योंकि पुलिस वगैरह थी साथ में, तो जहाँ तो पूरा हुजूम साथ में घूम रहा था। तो मुझे समझ में आया कि ये कितनी गहराई तक लोगों के दिल में घर कर चुका है ये शो। भाई मैं तो तुम्हें बताता हूँ, ये पागलपन का हिस्सा है। ये रूपाली आपने घर में पूरी देख लिया, फैमिली, उन्होंने कहा वहाँ जाना, मैंने कहा यार क्या कहते, नहीं वहाँ जाना है। अरे मैंने कहा यार क्या कर, मतलब क्या बताऊं, मतलब टू अंडरस्टैंड। रूपाली को मैंने फिर रूपाली गांगुली को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा रूपाली प्लीज़, कुछ आना चाहते हैं लोग। मैंने अच्छा आ जाओ। उसके बाद तब तक प्रवाल ने आपको फ़ोन किया, प्रवाल ने मुझे फिर आपने कहा कि हाँ फला दिन आओ, तो आपसे मिलना था इधर, इन सब से वगैरह मिलके। और जब ये लोग देखे, मैं देख रहा हूँ यार, वो जिस तरह से गश्त कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिस इज अमेजिंग ना, जिस तरीके से। एक छोटा सा एक्सपीरियंस और बताऊं प्लीज आपको? प्लीज प्लीज। बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस है वो। मेरे एक मित्र हैं, भाई हैं अपने, आनंद पंडित साहब, जो लोटस डेवलपर्स, आपने सुना होगा लोटस डेवलपर, जो बहुत अभी आजकल और फिल्म्स में भी बहुत बड़े फाइनेंसर हैं वो। तो जो ग्रैंडियर वगैरह बिल्डिंग आपने देखी होगी ना, वो जो वहाँ पे जिसमें सब बड़े बड़े एंडमॉल के ऑफिस और वो सब हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। तो वो लोटस बहुत, मतलब वो इंडस्ट्री में बहुत जाने माने। हाँ, मैं ओके, मुझे वो सिंबल कुछ कुछ याद आ रहा है। हाँ, एम्ब्लेम जो है। तो आनंद भाई का एक दिन मुझे फ़ोन आया, बोले भाई आपको आना है, एक छोटा सा घर में डिनर है, फंक्शन रखा हुआ है, म्यूज़िक व्यूज़िक होगा, और मेरे कुछ हाई प्रोफाइल गेस्ट आ रहे हैं एलए से। अब आनंद पंडित अगर आपको ये बोले कि हाई प्रोफाइल गेस्ट एलए से आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल होंगे, बहुत ही बड़े वो वहाँ के भी बहुत बड़े हाई प्रोफाइल होंगे, वरना आनंद पंडित जी ऐसे नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने कहा अरे आनंद भाई, कोई बात ही नहीं कहने वाली, आई कम, आई बी देयर। तो बोले आपको आना ज़रूर है। मैं पहुंचा हूँ, तो उनका जो घर है वो एक्चुअली बिल्डिंग है 17 माले की, आनंद भाई की। तो उसमें लिफ्ट से जाते हैं, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें। तो उनका एक फ्लोर है जहाँ पे उनका वो पार्टी वाला उनका एक हॉल है, जहाँ पे वो फंक्शंस वगैरह करते हैं, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी वगैरह। तो मैं और मेरी वाइफ, हम लोग पहुँचे, ऐसे लिफ्ट का डोर खुला और सामने ना एक ऐसे सेमी सर्कल में एक परिवार के ही सदस्य लग रहे थे, वो लोग खड़े हुए थे। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा,
उन्होंने मेरी तरफ देखा और भागते हुए मेरी तरफ आए, वनराज शाह, वनराज शाह, वनराज शाह। और उनकी मेरे ख्याल से सुपुत्रियां थी या जो भी थी, उन्होंने बोला हाँ वनराज शाह इज बैक, वनराज शाह इज बैक, मतलब मेरा डायलॉग वो करने लगे। तो और तब तक फिर आनंद भाई आगे बोले कि दीज आर माई गेस्ट फ्रॉम LA, चलिए मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। तो आनंद भाई फोटो खींच रहे थे उनके साथ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो शो है, क्रॉस it has cut across every section of the society. across And it has continents. caught on to the sentiment. The Like- Indian diaspora. That was the beauty of the show. And how many years were you there in it? 4 years. 4 years. And then I quit. And that's where the interesting part for me is that imagine you are at such an iconic thing. जी और अगेन वही वाली बात होती है ना कि आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को. हाउ डिफिकल्ट और हाउ सिंपल वाज इट फॉर यू टू मूव आउट? वेरी सिंपल फॉर मी. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जब भी कुछ हुआ है ऐसा जहाँ मुझे लगा हो कि टाइम अप, तो मैं तुरंत मूव आउट कर जाता हूँ. तो वहाँ पे भी मतलब जो भी खैर रीज़न कुछ भी हो, एब्सोल्युटली. बट माई डिसीजन वॉज इंस्टेंट. तो मैंने अपने स्टाफ को बोला, मैंने कहा बेटा रैप करो, चल रहे हैं. बोले सर तो अभी जो सीन रह गया वो कल करेंगे. मैंने कहा नहीं, परमानेंट रैप, चलिए चलते हैं. तो मैं निकल गया वहाँ से और आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि महाकाली मेरी गाड़ी चला रहे हैं, उंगली पकड़ के चला रहे हैं, तो जब मेरा ये वैसे भी मानना है कि जब जिस चीज़ का वक्त ख़त्म होता है, समय आ जाता है, जरिया कुछ भी हो जरिया जिसको हम वजह कहते हैं. एंड रिजल्ट ये था कि मेरा वक्त खत्म हो गया था वहाँ पे. एंड यू कुड मूव आउट. एंड आई कुड मूव आउट. अमेजिंग. सिंपल इज दैट. इट इज़ दैट एबिलिटी. या ओके, इसलिए कोई वजह की बात नहीं, कोई कुछ नहीं. द पॉइंट इज़ कि आप अपने साथ उसको भी मुकम्मल किया आपने. जी. एंड देन यू से ओके नाउ माय टाइम इज़ अप, आई मूव ऑन. एंड उसके कुछ दिनों बाद हम लोग मिलते हैं ट्रेडर्स पर. हाँ बिल्कुल. तुरंत बात था वो, है ना? तुरंत बात था. तुरंत वाला एकदम कड़क इधर से निकले और यहाँ आए उधर आ गए. और ट्रेडर्स पर पहुँचे. फर्स्ट रियलिटी शो फॉर यू. First reality. हाँ. And I was very averse to being in a reality show because it's not my space. It's very toxic, I think, and very toxic people. And I prefer being in my own space with some एक दो अच्छे दोस्त हैं, बस उनके साथ समय गुजर जाए, that is more than enough. तो मुझे इन्होंने कन्विंस किया था कि we are making a niche show and with very niche people, which is why we want you in the show. तो मैंने उनको बोला भी था, मैंने कहा अगर मैंने बोला था उनको ये बात कि अगर बिग बॉस के स्पेस टाइप के कुछ लोग आएंगे तो मैं नहीं करूँगा. तो दे assured me कि नहीं, because see there nothing against Big Boss. Sure. It's a format and that's how they like it. But that is not my space at all. I can't watch it also. So I stay away from that. Sure, whatever is your choice. तो उन्होंने मुझे अश्योर किया था कि ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ, एकदम डोंट वरी. एंड आई वुड से 75% लोग तो अच्छे ही थे वहाँ. बहुत अच्छे. आप, मैं, महीप थी, राज था, करण कुंद्रा था, गुड पीपल थे. बट फिर भी 25% वो लास्ट मिनट पे अब उन्होंने डिसीजन लिया, बट वो तो वहाँ जाके पहुँच के ही समझ में आया कि अरे यार ये भी हैं. तो तब तक इट वॉज टू लेट फॉर मी टू डू एनीथिंग एंड रिएक्ट टू इट. बट ठीक है, आई थिंक इट वॉज मेंट टू हैपन फॉर मी. इट वॉज एन एक्सपीरियंस जो मैंने कभी किया नहीं था. तो मुझे लगा कि यार चलो ये भी सही. तो मैंने चिल किया वहाँ पे. आपने मुझसे थोड़ा ज़्यादा चिल किया. मैंने थोड़ा कम चिल किया. मैं और क्या चिल किया. मैं आपने लेट के चिल किया, मैंने बैठ के चिल किया, बस उतना फर्क है. और क्या कमाल का उन्होंने एडिट में डाला कि मैं सो ही रहा हूँ. हाँ वो तो मेरे उन्होंने 17 output दिखाया. घंटों का वो काट के सोना. अच्छा कैरेक्टर बना. हाँ. क्वाइट एंजॉयड इट. तो मुझे एक बात बताओ, मैंने फॉर मी ऑल्सो ट्रेडर्स वाज द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस रियलिटी शो. कभी सोचा नहीं था. कई बार और कई जगहों से
मुझे न्योता आया है लेकिन मैं नहीं गया। मुझे भी। एंड ट्रेटर्स करके मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं भी इन अ वे मैं हर जगह में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ लेता हूँ। मेरे लिए कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड था दोस्त, क्योंकि मैं भी दोपहर और शाम के बाद मैं कहीं घर से नहीं निकलता हूँ, घर में रहता हूँ या अपने कुछ दोस्तों के पास जाता हूँ। मैं एक ऐसे वर्ल्ड से मिला जिसके बारे में मैंने सुना था या सुना ही नहीं था। सेम हियर, है ना? सेम हियर। और जब मैं वहाँ पहुँचा, सुधांशु, मैंने कहा कि अब मैं अगर यहाँ पहुँच गया हूँ ना तो मैं भाई निकल तो सकता नहीं हूँ, है ना? एग्जैक्टली। और मुझे पता है कि आगे पता नहीं क्या होगा। मैंने अपने दिमाग में एक टक किया, मैंने कहा ये गेम है ना, और मुझे यहाँ पर वो ढूंढना है वो कौन है वो जो ट्रेडर है। और मैं अपनी तरीके से खेल रहा था, आँख पकड़ के, भाई तो ट्रेडर है। इनफैक्ट बड़ी मजेदार है, तुमने ही मुझे बोला क्या मतलब है, ऐसा आँख में देख के पूछते हो, आप डेफिनेटली ट्रेडर हो। वो था ना, इट वाज अ गेम, बट ट्रेडर टॉट मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रेडर में मुझे पता चला कि जो ट्रेडर गेम में हो रहा था वो हमारी जिंदगी में भी होता है। हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है, उसके बेसिस पर हम लोग एक झुंड बनाते हैं, फिर कहते हैं तूने, सोच रहे सडनली वो समूह एक तरफ घूट जाए। आपने देखा, नोटिस किया कैसे अभी तक कुछ चल रहा है, सडनली सर्कल ऑफ शक पर आते आते कहानी अलग अलग लोगों की तरफ बदल जाती है। मेरे लिए ना इट वाज अ सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। मैं देख रहा था कि एक्चुअली हम में से सब एक सोशल एक्सपेरिमेंट है दुनिया में भी, जहाँ पर हमें लग रहा है कि हमें सब कुछ पता है। और पता है उस लिए मैं सुधांशु, मैं कह रहा हूँ ये सच है, पर दरअसल वो सच से बहुत दूर है, क्योंकि हम लोग सब मन लगा के खेल रहे थे, सब लोग अपने अपने तरीके से मन लगा के खेल रहे थे। बट व्हाट अ ब्रिलियंट शो जिसने वर्ल्ड को दिखाया, मुझे दिखाया कि ज़िंदगी में भी हम सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं, लेकिन बहुत नासमझी की चीज़ें कर जाते हैं। आप अगर उस शो का फॉर्मेट समझे ना, तो मुझसे सवाल पूछा था कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तो मैंने कहा मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी, बिकॉज पहले से ही मुझे ये बात पता थी कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलिजेंट स्मार्ट फॉर्मेट है। ठीक, आपको एक दायरे में डाल दिया है, ठीक है, आप वहाँ पे लगे होंगे एक दूसरे को पकड़ने में, लेकिन गेम कौन खेल रहा है एक्चुअली? जो मॉनिटर के उस तरफ बैठे, उस तरफ मॉनिटर के उस तरफ कौन बैठता है? भगवान। आप यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअली अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। हाँ, तो आप अगर इसको कंपेयर करें, जो हमारी जो जिंदगी है उसमें भी हम लोग यही चीज़ करते हैं, लेकिन आप उसको आउट स्मार्ट नहीं कर सकते हैं। यू कांट आउट स्मार्ट द फॉर्मेट ऑफ द गेम। आप कितने भी स्मार्ट हों, आपने ये अटकलें लगा ली, ये सोच लिया, ये समझ लिया, उसका बिहेवियर देख लिया, आपने ये बोला कि अरे उसने उस टाइम पे इसकी तरफ पलट के देखा, मतलब ये है। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने की ना, ये उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि भाई साहब ये आपसे करवाया जा रहा है, ये आप नहीं कर रहे हैं, यू आर ओनली, आप सिर्फ उसमें एक वो हैं। That's it. And that's what I was sharing, Sudhanshu. Don't you feel that in life also? जिंदगी में भी हमें लगता है हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं बहुत सही है। सिंपल मैं कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ को लेकर मैं बताता हूँ सुधांशु, पता है मैं क्यों पहुंचा? क्योंकि मैंने ये देखा, मैंने ये समझा, फिर ये वही हो रहा था, क्योंकि वी आर बीइंग फेड। हम लोग सब समझदार लोग हैं, ब्राइट, इंटेलिजेंट, स्टूपिड नहीं, और अपने अपने तरीके से हम किस तरह से गुमराह हो रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, फॉर मी ट्रेटर वाज एन आई ओपनर। कि कहते हैं ना, मैंने अपने कानों से सुना सुधांशु, पर ध्यान रखो क्या सुना और तुम किस नतीजे पर पहुंचे हो। मेरे लिए ट्रेटर वाज अ थिंग कि जहाँ मैं समझ पाया कि आशीष तू एक्चुअली ना, तू बाय चांस समझता है, ज़्यादा समझ
एक्चुअली यू आर नथिंग, यू नो, ऑनेस्टली हम लोग कुछ नहीं है। हम और लोग उसमें फिर भी हम लगे पड़े रहते हैं, हम लोग अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, जबकि उसका कोई उसका अर्थ नहीं है कोई, लेकिन फिर भी करते हैं ना। एक ही चीज़ का अर्थ है आशीष भाई, जो मैंने उसमें भी किया शो में। अगर आप देखेंगे तो मेरी जो रियल लाइफ जो है उसमें और उस शो में जैसा मैं था उसमें कोई फर्क नहीं है। आप अपना कर्म अच्छा रखिए। देखिए आप, मेरा कर्म, मेरी भाषा, मेरी वाणी, ठीक है ना, ये रियल लाइफ में भी अच्छी रहती है, वहाँ पे भी वही थी, कोई उसमें चेंज नहीं था। तो मैंने कभी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग गेम नहीं खेला, कोई ओपिनियन नहीं, कोई गुटबाजी नहीं की मैं बैठा हूँ किसी का। आपने कहीं भी देखा हो, आप देखिएगा एक जगह पे भी मैं नहीं करता देखा। दैट वॉज बिकॉज आई न्यू that I'm a fool sitting here. I can never outsmart anything at all. So it is better not to feel humiliated in that space by trying to be over smart, but to be yourself. और आप देखिए, because I was not saying anything and I was not very vocal about anything, मैं फिनाले तक पहुंचा। ठीक है ना, मैं फिनाले तक पहुंचा इसलिए बिकॉज लोगों को वो दिख ही नहीं रहा था। लोगों को क्या दिख रहा था, उसने उसको देखा, उसने आज उसके साथ वहाँ बैठ के बात की, उसने ये किया, और मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं दिखा ही नहीं लोगों को। समझ रहे ना? दैट इज वाई आई रीच द फिनाले बाय डूइंग नथिंग, बाय जस्ट बीइंग माई सेल्फ, बिकॉज फॉर मी दैट इज द रियलिटी स्पेस एंड आई वॉन्ट people to just know what I am and see what Sudhanshu Pandey is all about. Sudhanshu, this is such a beautiful place for us to complete this conversation. यहाँ पर आपने कुछ एक ज़िंदगी की बहुत अमेजिंग चीज़ शेयर करी कि बेसिकली चला हमें कोई रहा है, चला बस वही रहा है ना, उसमें हम अपना कुछ करे जा रहे हैं, जो कर रहे हैं मन लगा के करें, ये कर्म अच्छा रखना चाहिए। जो कर रहे हैं, चाहे आप गाना गा रहे हैं, चाहे आप टीवी शो कर रहे हैं, इस समय बैंड ऑफ बॉयज़ के साथ आप तहलका मचा रहे हैं। Thank you. You know, thank you so much for coming and sharing your thoughts. आज मैं मिस ज़रूर कर रहा हूँ कि आपने खाने की जगह पर छाछ पी है। छाछ बहुत बढ़िया थी। ठीक, I hope you बहुत liked it. स्वादिष्ट। I really enjoyed. I did too आशीष भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बड़ा मज़ा आया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जवाब तो हम लोग दे ही देते हैं, लेकिन जो सवाल पूछने वाला होता है वो बहुत कुछ कर सकता है। जो डिफरेंस है दुनिया में वो सवाल पूछने से आता है, जवाब से नहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद, थैंक यू तो आज मैं मिला एक अभिनेता से, मैं मिला एक गायक से, एक मॉडल से, एक रियलिटी टीवी पार्टिसिपेंट से, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक इंसान जो शायद नैनीताल से कभी निकला हो, यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन हिज हार्ट स्टिल थ्रॉब्स हिज ओन वे। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आशीष भाई, मिलते रहेंगे साथी, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार, लव यू लव यू लव यू, टेक केयर। वाह, एक दिन ना हम लोग तो तबीयत जब ठीक हो तो बाहर चल के कुछ खाएंगे। चलिए ठीक है, आपको एक दिन तबीयत तुम ठीक कर लो, उसका करता हूँ एक दिन आपको तो घर पे खिलाते हैं। एकदम जरूर, ये भी कर, एक दिन तुम भी हमारे घर आए।